निबंध यानी कि ऐसे, आपको पता है चाहे वो समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम हो या फिर वो यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हो, दोनों ही एग्ज़ाम में जो निबंध है वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, आपको पता है कि जो यूपी पीसीएस है, अगर हम यूपी पीसीएस की बात करें तो यूपी पीसीएस में जो निबंध है वो तीन भाषाओं में लिखा जा सकता है। जैसे कि अगर आप हिंदी बोलते हैं, हिंदी में अगर आप मेंस लिख रहे हैं तो आप हिंदी में दे सकते हैं, आप इंग्लिश में भी दे सकते हैं और आप उर्दू में भी दे सकते हैं। ठीक है, यानी कि आप जो मेंस दे रहे हैं तो आप जिस भाषा में आप मेंस दे रहे हैं उसके अनुसार आप उसी भाषा के अनुसार आप जो है निबंध लिख सकते हैं। ठीक है, चाहे आप हिंदी का लिखें, इंग्लिश का लिखें या उर्दू का लिखें। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस भाषा में निबंध लिखना चाहते हैं। ठीक, अब बात आती है अगर आप समीक्षा अधिकारी का पेपर दे रहे हैं, ठीक है, समीक्षा अधिकारी का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो इसमें आप केवल और केवल हिंदी में ही निबंध लिख सकते हैं, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। इसीलिए जो लिखा हुआ है इसमें वो लिखा हुआ है हिंदी निबंध। ठीक है, हिंदी निबंध। ठीक है, अब अगर बात की जाए कि इन दोनों में अंतर क्या है, तो आपको पता है कि यूपी पीसीएस के एग्जाम में जो निबंध होता है, देखो 3 टॉपिक होते हैं। ठीक है, 3 टॉपिक्स पर आपको निबंध लिखने होते हैं, हर टॉपिक में से एक निबंध लिखना होता है। ठीक है, 3 टॉपिक होते हैं और हर टॉपिक में से आपको एक निबंध का चुनाव करना होता है। और जो 3 टॉपिक होते हैं ना, तीनों टॉपिक में हर टॉपिक में 3-3 निबंध दिए होते हैं, आपको उनमें से कोई एक चुनना होता है। ठीक है, तो आप जब इनमें से एक चुन लोगे तो एक एक चुन के तीनों में से आप कुल मिला के 3 निबंध लिखोगे। ठीक है, ऐसा ही सेम समीक्षा अधिकारी के एग्जाम में है, लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि पीसीएस की मुख्य परीक्षा में जो निबंध आएगा वो एक निबंध 50 अंकों का होगा। यानी कि अगर तीनों निबंधों की बात की जाए तो 50 गुणा 3 यानी कि टोटल 150 अंक का निबंध आएगा। ठीक है, जो निबंध का पोर्शन है वो पीसीएस के पेपर में 150 अंकों का आएगा। वहीं अगर समीक्षा अधिकारी की बात करें तो इसमें जो एक निबंध होगा वो 40 अंकों का होगा और ऐसे 3 निबंध आपको लिखने पड़ेंगे, यानी कि टोटल 120 अंकों का निबंध होगा। ठीक है, अब दूसरी बात एक और समझनी होगी कि जहाँ 150 अंकों के निबंध हैं 3, यानी कि प्रत्येक निबंध 50 अंकों का है, तो जो शब्द संख्या है वो इसमें 700 होती है। ठीक है, वहीं समीक्षा अधिकारी के पेपर में अगर हम देखते हैं तो शब्द संख्या 600 होती है। ये थी मोटी मोटी बात। ठीक है, अब पता क्या होना चाहिए, पता ये होना चाहिए कि यूपी पीसीएस की मुख्य परीक्षा में और समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में आज तक जो भी निबंध आए हैं वो सब आपको पता होना चाहिए, उनकी लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, ये नेसेसरी है, क्योंकि तभी आप ये अनुमान लगा पाएंगे कि किन टॉपिक्स के नोट्स बनाने की आवश्यकता है, किन टॉपिक्स के नोट्स बनाने की आवश्यकता है, और साथ ही आप ये अनुमान लगा पाएंगे कि ऐसे कौन से टॉपिक हैं जिनका एग्जाम में दोहराव अधिक होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर ये देखना है आपको कि भाई कौन से टॉपिक हैं 3, यानी कि हमने जो बताया कि भाई पीसीएस की परीक्षा में और समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में जो 3-3 टॉपिक होते हैं वो सेम होते हैं, पीसीएस में भी सेम होते हैं और समीक्षा अधिकारी में भी सेम होते हैं। ठीक है, इन तीनों टॉपिक्स को देखने के लिए पता है क्या करना होगा, आपको जाना होगा इससे पहले वाली वीडियो में, उसमें हमने दोनों ही एग्जाम्स की कंपेरिजन करके सही से बताया है कि क्या क्या निबंध में आता है। ठीक है, तो आप पिछली वाली वीडियो को देख सकते हैं, ऐसे की वीडियो को। ठीक है, हमारा इस वीडियो में हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है, इस वीडियो में हमारा मुख्य उद्देश्य भूमिका को समझना, यानी कि हमें क्या करना है, भूमिका को समझाना है कि किस तरीके से लिखना है। ठीक है, तो देखो ऐसे है, यानी कि जो निबंध है ऐसे है, यानी कि जो निबंध है, निबंध का है क्या असल में ये, तो देखो निबंध के बारे में कहा जाता है कि किसी भी विषय पर, मान के चलिए कोई भी विषय है, जो शीर्षक आपको दिया जाएगा वो एक विषय हो गया। ठीक है, किसी भी विषय पर जो लिखने वाला कैंडिडेट है उसकी समझ क्या कहती है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, उसकी समझ को ना अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने का तरीका है निबंध। समझ में आया, यानी कोई भी विषय दिया जाएगा उस विषय पर आपको अपनी समझ के अनुसार, आपकी अंडरस्टैंडिंग किस लेवल की है उस विषय के बारे में, उसको आपको क्या करना है, अपने शब्दों में बयां करना है, अपने शब्दों में राइट करना है, यानी लिखना है। ठीक है, अब अपने शब्दों से तात्पर्य ये नहीं हो गया कि आप अपनी कोई ग्रामीण भाषा का प्रयोग करें, आपको जरूरी ये है कि क्या करना होगा, आपको मानक भाषा का प्रयोग करना होगा, मानक भाषा का प्रयोग। और मानक भाषा का प्रयोग, इसका तात्पर्य ये नहीं है कि आप संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग करें, ये आवश्यकता है ही नहीं, आपको सरल भाषा का प्रयोग करना होगा। क्या करना होगा आपको, सरल भाषा। लेकिन सरल भाषा करते समय बस आपको इस खतरे से बचे रहना है कि जो पाठक हो, यानी कि जो एग्जामिनर हो, वो इस चीज़ का ध्यान रखे कि आपको हिंदी का ठीक ठाक बोध है या नहीं। ठीक है, अब ये कुछ सैद्धांतिक चीज़ें हैं, लेकिन हमें करना क्या है, क्योंकि सैद्धांतिक चीज़ें तो ऐसी हैं कि आप जब भी कोई यूट्यूब पर वीडियो सर्च करोगे निबंध से संबंधित तो आपको कई सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी जिसमें सैद्धांतिक बातें बताई गई हैं। हम थोड़ा सा ना इसके व्यवहारिक पक्ष पर आते हैं। ठीक है, चलो तो देखते हैं एक बार। देखो मान के चलिए कोई ड्राफ्ट है, मान के चलिए हम कुछ इस तरीके से ड्राफ्ट बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ये क्या है, हमने निबंध का ड्राफ्ट बना रहे हैं। ठीक है, अब ये एक पेज मत समझ के चलिएगा, हम निबंध को सोच रहे हैं कि निबंध इतना है। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, यानी कि ये चाहे इसमें 4 पेज हो चाहे 5 पेज हो। ठीक है, हम ये मान के चल रहे हैं कि ये निबंध है जिसको हमें लिखना है करीब चाहे 600 शब्दों में लिखना हो या 700 शब्दों में, समझने का प्रयास करेंगे हम किस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, तो देखो निबंध अपने आप में एक 100% है, ये ड्राफ्ट है जो 100% है। ठीक है, अब जो इसका पहला भाग होगा वो होगा भूमिका का। ठीक है, क्या होगा, भूमिका। ठीक है, और बीच में जो होगा वो होगा मुख्य विषय। ठीक, ये क्या होगा, मुख्य विषय। और जो तीसरा है वो तीसरा है आपका कॉन्क्लूजन, यानी कि निष्कर्ष। ठीक, निष्कर्ष यानी कि कॉन्क्लूजन। ठीक है, अब समझो क्या समझना है, तो मान के चलिए
अब हमें इसको ना एक रेशियो में विभाजित करना बहुत आवश्यक है कि हमारी जो भूमिका होगी वो पूरे निबंध की ये मान के चलें कि लगभग लगभग 10 से 12% कही मानी जाएगी, ठीक है, इतनी होनी चाहिए। लेकिन अगर अधिकतम होती है और आपकी भूमिका रोचक है और काफ़ी अच्छी है तो आप इसको 15% तक ले जा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। समझ में आया? ऐसा ही सेम निष्कर्ष के साथ है। निष्कर्ष भी आपका 10 से 12% में होना चाहिए, और अगर बहुत ही ज़्यादा रोचक निष्कर्ष आपने लिखा है तो ये मान के चलिए आप इसको 15% तक भी ले जा सकते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, अब मान के चलिए 15% ये 15% ये तो 30% होता है। अगर ऐसा तो होगा नहीं, हो सकता है कि ये आपका 15% हो जाए, ये 10% हो जाए, या ये आपका 10% हो जाए, ये 15% हो जाए, कुछ इस तरीके से हो सकता है, ठीक है। यानी कि हम ये मान के चल सकते हैं कि दोनों को मिला करके लगभग 25% आप निबंध के पोर्शन को घेरोगे, ठीक है। बचता कितना है? अब बचता है 70 से 75 के बीच में, ठीक है। बस यही रेशियो होता है। मुख्य विषय पर जो आपको लिखोगे वो 70 से 75% में लिखोगे, और भूमिका और निष्कर्ष को आप लगभग 25% में लिखोगे। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है। अब सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उस चीज़ पर ध्यान देना है कि आपको जो सबसे ज़्यादा सावधानी बरतनी है वो बरतनी है आपको भूमिका में। मैं कहूँगा कि आपको निष्कर्ष और मुख्य भाग दोनों से ज़्यादा सावधानी बरतनी है आपको भूमिका में। क्यों? क्योंकि आपकी लिखी हुई कॉपी के अलावा एग्जामिनर के सामने और कोई अन्य चीज़ नहीं है। आप वहाँ स्वयं उपस्थित नहीं है ताकि आप समझा सकें कि ये चीज़ ऐसे नहीं, इसका तात्पर्य ये था या इसका मतलब ये था। केवल और केवल अगर एग्जामिनर पर अगर कोई चीज़ प्रभाव डाल सकती है तो वो है आपकी कॉपी, ठीक है। अब अगर आपकी कॉपी है निबंध की तो एक और चीज़ ध्यान करने वाली है कि अगर आपने भूमिका ही गलत डाली है, तो एग्जामिनर के दिमाग में ना एक पूर्व अवधारणा बन सकती है। क्या बन सकती है? एक पूर्व अवधारणा बन सकती है। मैं कहूँ कि एक तरीके की जो प्री कंसेप्शन होती है या प्री सपोजल जो होता है उससे बचाव करना है आप अपने आप को, ठीक है। ये ध्यान रखना। ऐसे बहुत सारे छात्र होते हैं जो भूमिका को बहुत बेहतरीन तरीके से लिख देते हैं और उनके निबंध का मुख्य विषय इतना बेहतरीन नहीं होता, उसके बावजूद वो बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर लेते हैं। और वहीं कहीं छात्र ऐसे होते हैं कि उनका मुख्य विषय बहुत ही सुडौल गठा हुआ होता है, बहुत बेहतरीन होता है, लेकिन उनकी समस्या कहाँ जाती है? भूमिका को वो बहुत बेहतर तरीके से नहीं लिख पाते। यही कारण है कि भूमिका से जो शिक्षक होते, जो एग्जामिनर होते हैं, उनके दिमाग में एक प्री कंसेप्शन बन जाता है। और क्या होता है, इससे ना वो उस छात्र को या उस कैंडिडेट को लोअर मिडिल या एवरेज कैंडिडेट या लोअर एवरेज कैंडिडेट आंकने लगते हैं। और ऐसी स्थिति बन जाती है कि अगर एक बार यहाँ पर नेगेटिव इमेज बन गई आपकी, याद रखना, एग्जामिनर के दिमाग में अगर भूमिका को पढ़ करके एक हल्की सी नेगेटिव इमेज बन गई तो अंत तक पढ़ते पढ़ते वो नेगेटिव इमेज नहीं हटेगी। और अगर इंप्रेशन अगर भूमिका से मिल गया तो ये मान के चलिए कि अंत तक अगर आपका फ्लो भी कहीं टूट गया होगा, कोई समस्या आई होगी, तो वहाँ पर भी उसके बावजूद अंत तक आपका जो भूमिका का इंप्रेशन है वो एग्जामिनर पर हावी रहेगा। समझ में आ रहा है? इसलिए भूमिका को विशेष तौर पर बहुत अच्छे तरीके से लिखना है, और यही कारण है कि हमने भूमिका की वीडियो ही अलग बनाई है, ठीक। अब सवाल ये आता है कि भाई लिखना कैसे है, ये है सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, ठीक है। तो देखो हम बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो जब हम भूमिका को लिखते हैं, ठीक है, तो कई तरीकों से लिख सकते हैं भूमिका को। जैसे एक तरीका ये समझो, एक तरीका ये है कि आप उदाहरण दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? उदाहरण। किस चीज़ का उदाहरण दे रहे हैं? उदाहरण किस चीज़ का दे रहे हैं? तो देखो, चाहे कोई किसी महान वैज्ञानिक हो, कोई दार्शनिक हो, कोई समाज सुधारक हो, या हमारे कोई स्वतंत्रता सेनानी हो, उनके जीवन से संबंधित अगर आपको कोई कहानी याद है, क्या याद है? कहानी, तो आप उस कहानी से उदाहरण दे सकते हैं। समझ में आया? यानी कि आप जो भूमिका की शुरुआत कर सकते हैं वो एक कहानी से भी कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? आप उदाहरण किस चीज़ का देंगे? आप किसी महान व्यक्तित्व के जीवन से संबंधित उदाहरण दे सकते हैं, चाहे वो देसी हो या विदेशी हो, ठीक है। ये ध्यान रखना। किसी दार्शनिक का भी ले सकते हैं, किसी वैज्ञानिक का भी ले सकते हैं, समाज सुधारक का भी ले सकते हैं, ठीक। ये बात समझ में आई? अब सवाल ये आता है, ये कहानी आए कहाँ से? यानी कि किसी महान व्यक्तित्व के जीवन से संबंधित कोई घटना आए कहाँ से? तो देखो, ये डिपेंड करता है आपके नॉलेज के ऊपर, आपके कंटेंट के ऊपर। क्योंकि निबंध लिखने की जो पहली शर्त है, ये मैं बताना भूल गया आपको, कि निबंध लिखने की जो पहली शर्त है वो क्या है? वो है आपके पास नॉलेज होना, आपके पास ज्ञान होना, यानी आपके पास जानकारी होना, अर्थात आपके पास समझ होना, ठीक है। आपके पास जानकारी समझ होगी किसी भी विषय पर, आप केवल तभी निबंध लिख सकते हैं किसी भी विषय पर। आप सोचें कि आप किसी का निबंध याद करने के बाद फिर लिख लें, तो ये तो असंभव है। ये मान के चलिए आप उसका 30% भी नहीं लिख पाएंगे। समझ में आ रहा है? इसलिए करना क्या है? करना ये है कि आपको अपनी समझ विकसित करनी है सबसे पहले। समझ भी ऐसा नहीं कि हर कोई शुरू से विकसित करके लाता है, कुछ नहीं, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जाननी होती हैं। कोई भी टॉपिक है उससे संबंधित एक तो उसके कॉन्सेप्ट को समझना होता है, और दूसरा ये कि उससे संबंधित ना कुछ आपको याद करने होते हैं, कुछ केस स्टडीज, कुछ एग्जाम्पल्स, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स, और आपको याद करना होता है कुछ कोटेशंस, ठीक है, कुछ कोटेशंस आपको याद करनी होती है। ये बात समझ में आया? तो इसी प्रकार की कहानियाँ आपको याद करनी होंगी। देखो, जो लोग अभी हमारे जो पेड बैच में चल रहे हैं, जो ऐसे वाले बैच में जो लोग हैं, हमने उनको कोटेशन प्रोवाइड कराए हैं और हमने उनको कुछ फैक्ट्स भी प्रोवाइड कराए हैं, ठीक है।
हमने उनको क्या कराया, कुछ केस स्टडीज़ भी प्रोवाइड कराई हैं किससे संबंधित, जो पहला ऐसे है हमारा एग्रीकल्चर से संबंधित। तो हमने विदेशों की और देशों की, अपने ही देश की कुछ महत्वपूर्ण केस स्टडीज़ को लेके आए हैं कि कहाँ कहाँ पर एग्रीकल्चर में मतलब अच्छा प्रोडक्शन प्राप्त किया है, ठीक है, और किस देश का क्या मॉडल है, जैसे इजराइल का मॉडल क्या है, नीदरलैंड का मॉडल क्या है एग्रीकल्चर का। तो वहाँ से ना हम सबक लेकर के अपने देश में उस चीज़ को बढ़ावा दे सकते हैं। हमने ये चीज़ें समझाई हैं, ठीक है, और हमने ये केस स्टडी दी है थोड़े थोड़े शब्दों में अपने ऐसे का जो प्रोग्राम चल रहा है हमारा पेड वाला उसमें, ठीक है। लेकिन आपको नहीं दिए, हमने क्या नहीं दिए, कहानियाँ। उसके पीछे रीज़न ये है कि देखो कहानियाँ ना, ये कहानियाँ बहुत ढूंढनी पड़ती हैं, इनके बारे में इन पर काम चल रहा है हमारा, लेकिन ये आपको अंत तक मिलेंगी, ठीक है, इन पर काम चल रहा है हमारा, मिलेंगी ये भी, लेकिन कहानियों को मिलने में समय लगेगा, ठीक है। अभी तो हमने पहला निबंध भी नहीं लिखा है, अभी आप पहला निबंध लिखेंगे, दूसरा लिखेंगे, ऐसे करके हमारा इस पर काम जारी रहेगा। और जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा काम, कहानियाँ महत्वपूर्ण मिल जाएंगी, तो हम इन कहानियों को एक साथ आपको प्रोवाइड करा देंगे, इसलिए निश्चिंत रहना है, ठीक है। हमने क्या समझा, हमने समझा कि किसी व्यक्तित्व की, महान व्यक्तित्व की जो जीवन से संबंधित कोई घटना है, उस घटना का उदाहरण देकर के हम शुरुआत कर सकते हैं भूमिका की, ठीक है। वहीं एक और तरीका होता है, ये बहुत फेमस तरीका है ये भी। ये क्या है, ये है कि किसी महान व्यक्तित्व की आप टिप्पणी से शुरू कर सकते हैं, ठीक है। किससे शुरू कर सकते हैं, टिप्पणी या कोटेशन से शुरू कर सकते हैं। अब समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात ये है कि अगर ये कोटेशन किसी अंग्रेज फिलोसोफर ने दी है, और अगर ये कोटेशन किसी हिंदी फिलोसोफर ने दी है, ठीक है, अगर ये किसी भारतीय की है, तो आप ये मान के चलिए, आप इसमें चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हैं चाहे आप हिंदी मीडियम से हैं, ध्यान रखना इस चीज़ का। अगर आप इंग्लिश मीडियम से निबंध लिख रहे हैं तो आप इंग्लिश में उस कोटेशन को दे सकते हैं, और अगर आप हिंदी मीडियम से अगर निबंध लिख रहे हैं तो आप हिंदी में उस कोटेशन को दे सकते हैं, ठीक है। वहीं अगर आप इंग्लिश वाले में पोर्शन में आ जाओ तो सेम उसमें भी यही है कि अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो इंग्लिश में दे सकते हैं, और हिंदी मीडियम से तो इसी कोटेशन को आप हिंदी में भी दे सकते हैं। लेकिन सवाल आता है कि उसमें आएंगे जब समीक्षा अधिकारी के पेपर के लिए, अगर हम मान के चलिए समीक्षा अधिकारी में जब हम निबंध का लेखन कर रहे होंगे, उस समय क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं और जो कोटेशन दी गई है वो कोटेशन अगर किसी ऐसे फिलोसोफर की है जो भारतीय फिलोसोफर है, तो आप जो कोटेशन दोगे वो हिंदी में ही दोगे, ठीक। लेकिन अगर आप किसी ऐसे फिलोसोफर की कोटेशन दे रहे हो जो अंग्रेज है, जो बाहर का है, हमारे देश का नहीं है, तो आप, और उनकी जो मूल कोटेशन है वो इंग्लिश में ही दी गई है, तो आप क्या करोगे, आप ये करोगे कि उनकी जो कोटेशन दोगे वो आप इंग्लिश में ही दे सकते हो। समझ में आया, दोबारा समझा रहा हूँ, समझना। आप समीक्षा अधिकारी के लिए जो हिंदी का निबंध लेखन करेंगे, आप उसमें भी जो कोटेशन दोगे वो इंग्लिश में दे सकते हो, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है। देवनागरी लिपि में भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसको आप इंग्लिश में ही लिख के दे सकते हो, ठीक। निबंध का लेखन इस तरीके से पूरी तरीके से मान्य है, कोई समस्या नहीं, ठीक है। तीसरा एक और तरीका होता है कि मान के चलिए आप, ऐसा हो सकता है कि भूमिका लेखन के लिए आप किसी कविता या फिर आप मान के चलिए किसी गज़ल, किसका, गज़ल, या फिर मान के चलिए इन सब चीज़ों का आप सहारा लेते हैं जो काव्य अवस्था में है, ठीक है। आप किसी कविता या गज़ल का सहारा लेते हैं, तो अब जैसे गज़ल है तो गज़ल भी आपको कैसी, ऐसा नहीं कि गज़ल अगर उर्दू में है तो उर्दू में ही लिख देनी है, भाई उर्दू की गज़ल लेकिन देवनागरी लिपि में लिखना है, ठीक है। समझ में आ रहा है, आपको उर्दू की गज़ल भी अगर है तो उसको देवनागरी लिपि में लिखना है, और जो कविता होगी और गज़ल होगी उस ये भी पूरी तरीके से प्रभावकारी होगी, ठीक है। तो आपका तीसरा तरीका ये भी है। तो देखो ऐसे तो तरीके तो ये मान के चलिए कोई 6 बताता है, कोई 7 तरीके बताता है, लेकिन मुख्य तौर पर जो फेमस तरीके हैं वो यही 3 तरीके हैं, ठीक है। इनसे ज़्यादा उधर बताने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि हमें प्रैक्टिकली चीज़ों को समझना है, हमें ये नहीं कि सैद्धांतिक चीज़ों पर चलते रहना है। अब समझ गए कि भाई कितने प्रकार से भूमिका लिख सकते हैं, तो अब सारे ही प्रकार समझ लेते हैं एक बार, बिल्कुल कोई आवश्यकता नहीं है, आप यहीं से कर सकते हैं, ठीक है। आप किसी फैक्ट से भी शुरुआत कर सकते हो, किससे कर सकते हो, किसी फैक्ट से भी शुरुआत कर सकते हो। और लेकिन याद रखना, ये फैक्ट थोपा हुआ नहीं लगना चाहिए, ऐसा लगे कि अभी मैं समझाऊंगा, इससे संबंधित हमने एक फैक्ट दिया है वो समझाएंगे आपको, ठीक है। तो देखो ऐसा लगे कि जिस विषय पर आपका जो शीर्षक है, यानी जो टाइटल है निबंध का, उससे जुड़ता हुआ होना चाहिए, कहीं से भी थोपा हुआ नहीं लगना चाहिए ये फैक्ट, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा है। अब इन चीज़ों पर कैसे काम करेंगे, ठीक, हमें ये भी समझना है, लेकिन उससे पहले हम ये भी समझें कि हम इनमें से किस तरीके के आधार पर निबंध को लिखेंगे, यानी कि भूमिका को लिखेंगे। हम इनमें से किस तरीके को ज़्यादा वरीयता देंगे भूमिका लिखने के लिए। तो देखो हम इन सभी तरीकों में से किसी भी एक तरीकों को पूरी तरीके से नहीं प्रायोरिटी में रखेंगे। समझ में आया, दोबारा समझो, ये जो 4 तरीके हैं बताए हमने भूमिका लेखन के, हम इनमें से किसी भी तरीके को मुख्य तौर पर प्रायोरिटी में नहीं लेंगे। हम क्या करेंगे, हम इनमें से 2-2 तरीके को लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, हम उदाहरण के साथ में टिप्पणी ले लेंगे, या टिप्पणी के साथ में कविता ले लेंगे, कविता के साथ में फैक्ट ले लेंगे, या उदाहरण के साथ में फैक्ट ले लेंगे। लेकिन इनका भी हमने कॉम्बिनेशन बनाया है, वो बताएंगे, ठीक है। यानी कि हम इनमें से 2 तरीकों का प्रयोग करेंगे भूमिका लिखने के लिए, ये याद रखना है। 2 तरीकों का प्रयोग कैसे किया जाएगा, सोचने वाली बात है। तो देखो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले एक कविता लिख सकते हैं, ठीक, कविता लिखी हमने, ठीक है। और उस कविता को समझाते हुए हम क्या कर सकते हैं कि लास्ट में एक टिप्पणी दे देनी है, ठीक है। ये सबसे बेहतर तरीका है। अगर आपने किसी गज़ल या कविता से शुरुआत की और यहाँ पर उसी भूमिका में अंत में आपने एक
कोटेशन दे दिया, यानी कि आपने एक उद्धरण दे दिया, अर्थात आपने एक टिप्पणी दे दी, तो ये मान के चलिए आपकी जो भूमिका है वो ये तरीका है, आपका सबसे बेहतर तरीका है। समझ में आ रहा है? आप उदाहरण दे के कहानियाँ भी दे सकते हो, या फिर आप कहानियाँ दे करके फिर उदाहरण भी दे सकते हो, कोई फैक्ट के साथ भी शुरुआत करके आप बीच में टिप्पणी दे सकते हो। समझ में आ रहा है? आप इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है, हम इसको देखेंगे, लेकिन ये तरीका सबसे बेहतर है। अब जैसे क्या तरीका है, एक बार हम देख लेते हैं कि मैंने कुछ भूमिका लिखी है हमने, ठीक है, उन पर ध्यान देंगे, ठीक है, आ जाओ। जैसे एक बार देखिए, जो मैंने कलर कर रखा है कि पिघलते ग्लेशियर आसन्न खतरे के सूचक, ये क्या है? देखो, ग्लेशियर के पिघलने के ऊपर निबंध आ चुका है पीसीएस में, यूपी पीसीएस में आ चुका है निबंध, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, आपको देखो जैसे मैंने कहा कि ये निबंध आ चुका है, इसी प्रकार से आपको क्या पता होना चाहिए कि हमारे एग्जाम में आज तक क्या क्या निबंध आए हैं। अब हमारे जो कैंडिडेट हैं, जिनको हमने पहला टॉपिक क्या लिया, एग्रीकल्चर लिया है, ठीक है। अब एग्रीकल्चर जो हमने लिया है, तो अब एग्रीकल्चर में क्या है कि इसमें हमने क्या कर दिया है, आपको क्या क्या दिया है, हमने आपको इसमें कुछ फैक्ट्स दिए हैं, ठीक है, फैक्ट्स दिए हमने क्या किया है, और हमने इसके अलावा आपको कुछ केस स्टडी दिए हैं, ठीक है, केस दिए, एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, ठीक है, ठीक है, केस स्टडी एग्जाम्पल मिक्स कर दिए, ठीक है। और हमने क्या किया है, देखो हमने क्या किया है कि आपको एक निबंध फॉर्म में एक बना के भी दे दिया है, ठीक है, इस तरीके से हमने दिया आपको। हमने कहा था कि ये सारे के सारे आपको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए, क्योंकि आप जब लिख रहे होंगे ना, तो आप केवल तभी बेहतर लिख सकते हैं आपको जब पहले से याद होगा। अन्यथा याद रखिए, आप किताबों से देख देख के पढ़ के आप कितना भी कर लीजिए, निबंध की कोटेशन आप यहाँ से देख लो, कभी वहाँ से देख लो, इंटरनेट से निकाल लो, यहाँ से कितना भी अच्छा कर लीजिए, एग्जाम हॉल में जाकर के आपको अचानक सारे कोटेशन याद नहीं होंगे, ये याद रखना। समझ में आ रहा है? इसलिए मैं सारे बच्चों से जो कि पेड ग्रुप का हिस्सा है, मैं ये अपील करता हूँ कि जब जब आपको दिया जा रहा है ना, आपको उसी समय पर याद करना है। जैसे कि इस वीक हमने एग्रीकल्चर पर दिया था आपको, ठीक है, सैटरडे को हम पहला टेस्ट लिखवाएंगे आपसे, ठीक, सैटरडे को आपको दे देंगे हम शीर्षक टाइटल के क्या मतलब आपको ऐसे लिखना है, और संडे को आपको रात के 10 बजे तक आपको सबमिट करना होगा, 10 या 11 तक, ठीक है। तो ये जो एग्रीकल्चर पर पहला ऐसे होगा, इसमें आप जो भी कोटेशन लिखेंगे वो कहाँ से लिखेंगे, कहीं से भी आपको देख के नहीं लिखनी है, जो हमने आपको वीक में याद करवाई है आपको वहाँ से लिखनी है। और इसके अलावा मैंने क्या कहा था आपसे, मैंने कहा था कि सबसे पहले आपको एक डायरी बना लेनी है, ठीक है, ठीक। अब क्या करना है, अब ये करना है कि एक वीक में हम जो आपको टॉपिक देते हैं पेड ग्रुप में, क्या करना है आपको कि हमने जो टॉपिक दिया, जैसे कि हमने एग्रीकल्चर वाला दिया है, तो आपको क्या करना है कि भाई एग्रीकल्चर पर मुख्य मुख्य चीज़ें आपने लिख लेनी है, ठीक। आपको कोटेशन भी लिख लेनी है, केस स्टडी भी लिखनी है, ये सब लिख के रख लेना है, ठीक। इसके अलावा क्या करना है, आपको अपना मोबाइल उठाना है या लैपटॉप उठाना है और सर्च करना है आपको भी हर रोज़ थोड़ा थोड़ा, और आपको ना एग्रीकल्चर पर कोई भी महत्वपूर्ण फैक्ट या फिर कोई भी महत्वपूर्ण आपको कोटेशन मिलते हैं जो हमने नहीं कवर कराए, वो क्या करना है, अपनी डायरी में नोट कर लेना है। समझ में आया? क्योंकि हम जब निबंध लिखवाएंगे तो आपका खुद का भी तो कुछ यूनिक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जो देंगे वो तो सारे बच्चे करेंगे उनमें से ही छांटबीन करके, लेकिन आपका खुद का भी कुछ यूनिक होना चाहिए, इसलिए आपकी खुद की भी रिसर्च होनी चाहिए। असल में जो निबंध होता है ना, निबंध बच्चों की खुद की ही रिसर्च होता है, टीचर की उसमें बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती। लेकिन हमने क्या करा है, हमने ये करा है कि भाई पीसीएस में हमने क्या किया है, हमने पीसीएस में और समीक्षा अधिकारी में हमने सारे टॉपिक की लिस्ट बना दी, और हमने देखा कि हमें कितने कवर कराने, तो हमें पता है कि हम इसमें से लगभग 10 से 12 निबंध अगर कवर करा देंगे सही तरीके से, तो ये मान के चलो कि करंट अफेयर वाला पोर्शन छोड़ दिया जाए तो पीसीएस और समीक्षा अधिकारी के लगभग सभी निबंध ऐसी स्थिति में हो जाओगे आप कि कोई भी एग्जाम में कैसा भी निबंध आए आप लिखने की स्थिति में तो होंगे ही होंगे। समझ में आ रहा है? ये ध्यान रखिएगा, ये हमने खूब अच्छे से रिसर्च और एनालाइज करने के बाद बता रहे हैं, ठीक। 10 से 12 निबंध आप सही ढंग से लिख लीजिएगा पेड वाले ग्रुप में, ये मान के चलिए कि आप चाहे कैसा भी निबंध आए आप उस पर लिखने की अवस्था में हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? रही बात करंट अफेयर की, तो वो तो जब आप मेंस की तैयारी करोगे करंट के लिए, और अगर आप हमारी रेगुलर करंट अफेयर से जुड़े हुए हैं तो आपको हल्की हल्की सी सोच पहले से ही डेवलप कर देंगे, कोई भी बड़ा मुद्दा होगा तो, ठीक है। क्योंकि करंट अफेयर से संबंधित ऐसे भी आता है, ठीक है, इनके भी टाइटल आते हैं, आपको पता होना चाहिए कि तीनों में से कम 2 में आपको कम से कम 2 से 3 ऐसे मिलेंगे जो पूरी तरीके से निर्भर होंगे किस पर, करंट अफेयर पर, ठीक है। 2 से 3 ऐसे मिलेंगे, अगर आपकी करंट अफेयर अच्छी है तो आप यहाँ से निबंध को लिख सकते हो, ठीक है। समझ में आया? तो लौट के चलते हैं अपनी भूमिका पर, ठीक है। हमने भूमिका के बारे में क्या बताया था आपको, जो कोटेशन या कोई भी चीज़ लिखेंगे तो वो आपको कंठस्थ होनी चाहिए, ठीक है, आप कहीं से देख के नहीं लिखेंगे, ठीक। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। जैसे एक बार इस भूमिका को देखिए, ठीक है, ये जो भूमिका हमने लिखी है, इस भूमिका या इंट्रोडक्शन को हमने ऐसा नहीं है कि कहीं से कॉपी किया है या किसी बुक से लिखा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें हम अगर देखें तो पूरा का पूरा ये पूरी की पूरी भूमिका मैंने खुद ही लिखी है और बहुत कम समय में लिखी है, ठीक है। हम बताएंगे आपको, ये भी बताएंगे कि और बेहतर भूमिका लिखने के लिए आपको किन किन सावधानियों से गुजरना है और किस तरीके से आपको एग्जाम हॉल में लिखना है, ठीक है। तो देखो एक बार इसको देखो, हम पढ़ते हैं एक बार इसको, ठीक। आपको खुद को नहीं पढ़ना है, आपको सुनना है सिर्फ, ठीक है। सुनो, पिघलते ग्लेशियर आसन्न खतरे के सूचक, ये शीर्षक है। अब हम लिख रहे हैं, सुनो। भारतीय राज्य उड़ीसा के 7 भाया गांव को ग्रामीणों को बढ़ते समुद्री जलस्तर के कारण खाली करना पड़ा तथा बच्चे, वृद्ध, महिलाएं सभी को बेघर होना पड़ गया। ये ना तो कोई अनोखी घटना है और ही ना पहली। वैश्विक स्तर पर ऐसी घटनाएं अब आम होने लगी हैं। मानव हस्तक्षेप से जलवायु परिवर्तन में इतनी भयावहता आने लगी है कि मानव का निकट भविष्य में अपने जीवन को सतत बनाए रखना एक चुनौतीपूर्ण सिद्ध होने वाला है।
कभी आकिब जावेद की ये पंक्तियाँ जलवायु परिवर्तन का सटीक अनुभव कराती हैं। पढ़ते हैं एक बार पंक्तियों को कि होते थे जो मौसम कभी पहले, सर्दी गर्मी और बरसात, हो या कि बसंत बहार, अब किसी भी मौसम में कुछ भी, अब किसी भी मौसम में कुछ भी, न जाने अब क्या क्या हो गया है। जो क्लाइमेट चेंज से संबंधित हमारा टॉपिक है, हमारा हमारा जो शीर्षक है, उसी से संबंधित हमने एक केस दे दिया है, हमने एक घटना दे दी है, हमने एक फैक्ट दे दिया है और उसी से संबंधित हमने यहाँ पर एक कोटेशन दे दी है। ठीक है, आप इसकी जगह पर कोई दूसरी कोटेशन का भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आप अंसार कमरी की इस कविता को भी कोट कर सकते हैं, जो दिया है कि धूप का जंगल नंगे पाँव एक बंजारा करता क्या, रेत के दरिया रेत के झरने प्यास का मारा करता क्या, बादल बादल आग लगी थी छाया तर से छाया को, पत्ता पत्ता सूख चुका था पेड़ बेचारा करता क्या। इसको भी आप डाल सकते हैं। आप दिनेश कुशवाहा की भी डाल सकते हो। दिनेश कुशवाहा की एक कविता है कि उनकी जठराग्नि से जल जंगल जमीन खतरे में है पशु पक्षी पहाड़ नदियाँ समुद्र हवा खतरे में है, पृथ्वी को गाय की तरह दोहते दोहते अब वे धरती का एक एक रुआ नोचने पर तुले हैं। इसको भी डाल सकते हैं आप जय कृष्ण राय तुषार की भी पोएम डाल सकते हैं, जिसमें ये बताया कि जैसे ये बताया है, सुनिएगा, ये नहीं पूछो कहाँ किस रंग का किस ओर है, इस व्यवस्था के घने जंगल में आदमखोर है, मुख्य सड़कों पर अंधेरे की भयावहता बड़ी, मुल्क मेरा इन दिनों शहरीकरण की ओर है। आप इसको भी डाल सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपको क्या क्या याद है और कितने याद है। ठीक है, और ये तो आपको खुद ही याद करने पड़ेंगे, ये तो क्लियर है। याद कैसे करने पड़ेंगे, आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आप PYQ देखिए, उसमें देखिए सारे ऐसे किस किस के आए हुए हैं। ठीक है, आप उनकी एक लिस्ट बनाइए और लगभग 10 से 12 ऐसे निकलेंगे जो महत्वपूर्ण होंगे, जो बेसिक होंगे। ठीक है, उन्हीं से संबंधित इधर उधर से आते रहेंगे जुड़ जुड़ के। ठीक है, तो आप उनसे संबंध क्या करोगे, कोटेशंस को सही ढंग से याद कर लीजिए। ठीक है, कोटेशन को याद कर लीजिए। अगर कोई केस स्टडीज हैं या फिर मान के चलिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं तो उनको आप क्या करिए, याद करिए, अपनी डायरी में नोट करके रखिए, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, और जो पेड ग्रुप के मेंबर हैं उन्हें थोड़ा सा निश्चिंत होने की आवश्यकता, वो एकदम निश्चिंत ना हो जाए कि हमें तो कुछ करना ही नहीं है। देखो ये सब प्रोवाइड तो हम करा देंगे आपको, लेकिन याद आपको ही करना है। ठीक है, लिस्ट अभी हमने आपको दी नहीं है, कब आए कौन से निबंध आए, वो लिस्ट हमारे पास है, हम आपको कभी भी प्रोवाइड करा देंगे। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, जैसे हमने एग्रीकल्चर का अभी आपको मटेरियल प्रोवाइड कराया है, तो जब हम आपको निबंध का शीर्षक देंगे उसके साथ ही हम वो निबंध भी लिख देंगे जो आज तक समीक्षा अधिकारी अथवा UP PCS के एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, हम वो भी लिख देंगे। ठीक, अब ये हमने एक समझा। ठीक है, एक तरीका समझा। अब देखो एक और तरीके से हमने एक और लिखी है भूमिका, उसको भी देखिएगा। ठीक है, अब देखो हमने इसमें तो क्या करा है, हमने इसमें फैक्ट लिया या फिर एक केस मान के चलिए लिया और उसके बाद में क्या किया, एक कोटेशन डाल दिया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, एक पोएम को लेंगे और उसके बाद में एक कोटेशन डालेंगे। ठीक, तो ये मेरा सबसे बेहतरीन तरीका है, ये मेरा सबसे फेवरेट तरीका है और ये लोगों के द्वारा सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला तरीका भी है। ठीक, हालांकि तरीके तो और भी हैं, जो उदाहरण और घटना वाला तरीका है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ये मान के चलिए कि ये थोड़ा सा प्रभावकारी इस समय कुछ ज़्यादा हो गया है। इसमें क्या है कि इसमें आप एक पोएम या गजल से शुरुआत करके और बीच में कोटेशन डाल देते हैं। ठीक, जैसे किस प्रकार, जैसे कि ये दिया है कि आचरण में न दिखने वाली शिक्षा निरर्थक है। ठीक, अब इसके लिए क्या किया है कि यहाँ पर सबसे पहले क्या किया है कि एक कोटेशन डाल दी है निदा फाजली की। क्या है, देखो, धूप में निकलो घटाओं में नहाकर देखो, जिंदगी क्या है किताबों को हटाकर देखो, निदा फाजली की। अब देखो यहाँ से ना, यहाँ पर देखिए जुड़ाव, यहाँ से आपको क्या देखना है, जुड़ाव देखना है कि निदा फाजली की ये पंक्तियाँ याद रखिएगा, आपको इस तरीके से जुड़ाव बना के रखना है। देखो ऐसा होता है कि आप इस जुड़ाव को ना बनाओ, आप यहाँ पर अगर इस जुड़ाव को नहीं बनाते हो तो आपको अंत में ये जुड़ाव बनाना होगा। ठीक, और अगर याद रखिएगा, अगर आप अंत में जुड़ाव बनाते हो तो इससे भी अधिक प्रभावकारी होता है, लेकिन आपको यहीं से बनाना है क्योंकि एग्जामिनर के दिमाग में यहाँ से नेगेटिव साइन जाने की पॉसिबिलिटी होती है अगर इन दोनों का जुड़ाव ना हो। समझ में आ रहा है? भूमिका को भी लिखते समय आपको कोटेशन जो है, आपकी कोटेशन और आपकी पोएम या गज़ल, इनका जुड़ाव होना बेहद जरूरी है। ठीक, जैसे निदा फाजली की कविता है तो लिखने के बाद में हमने कोई नई बात नहीं की है, हमें निदा फाजली का ही नाम लेके बढ़े आगे। ठीक है, तो आपको जुड़ाव बना के रखना है। इससे ये है कि आप एक सेफ जोन में ड्राइव कर रहे हैं। सेफ जोन में अगर आप चलेंगे तो ये है कि टीचर को सीधा मालूम पड़ जाएगा यहाँ निदा फाजली की दे दी पोएम और वहाँ से यहाँ पर ये सीधा डायरेक्ट जोड़ दिया है। ठीक, तो खतरे की संभावना ज़्यादा रहेगी नहीं। ठीक है, अब कैसे जोड़ा देखिएगा। देखो, निदा फाजली की ये पंक्तियाँ जीवन के उस आयाम से व्यवहारिक होने के लिए प्रोत्साहित करती हैं जो किताबी तथा सैद्धांतिक ज्ञान से परे है। यूँ तो शिक्षा हर मानव के लिए उतनी ही आवश्यक है जितनी अन्य दैनिक आवश्यकताएं, क्योंकि शिक्षा ही वह मूल है जिससे मानव एक होमोसेपियंस से एक इंसान तथा इंसानियत तक का सफर तय करता है। किंतु शिक्षा से प्राप्त हुआ ज्ञान भी अवांछनीय सिद्ध होता है यदि उसमें व्यवहार की कमी हो। किसकी कमी हो? व्यवहार की। जैसा कि महान व्यक्तित्व हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा है, शिक्षा का महान उद्देश्य ज्ञान नहीं व्यवहार होता है। बस हमने क्या किया, इसमें ऊपर ये पोएम या गजल डाली और नीचे क्या कर दिया, नीचे हमने एक व्यक्तित्व, देखो जिसके बारे में आपको ये ना पता हो, खगोल क्षेत्र में भी रिसर्च की है, ये तो एक अच्छे फिलोसफर भी हैं। तो अगर किसी इंसान के बारे में आपको ये नहीं पता कि असल में ये वैज्ञानिक थे, खगोल वैज्ञानिक थे, ये थे कौन, अगर ये नहीं पता और उनकी आपका कोटेशन भी पता है आपको और उनका नाम भी पता है, तो आप इस तरीके से भी कह सकते हैं कि महान व्यक्तित्व डाल सकते हैं। ठीक है, ये एक तरीका होता है कि आप महान व्यक्तित्व ऐसे करके और आगे आप उनका नाम दे करके और लिख सकते हैं। ठीक है, ये तरीका होता है।
और अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि देखो जो भूमिका होती है ना, आपको ये अचानक नहीं आएगी। आप कहें कि भूमिका लिखने की कला आप अचानक ले आएंगे, ये पॉसिबल नहीं है। आपको क्या करना होगा, आपको बार बार जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको धीरे धीरे करके आने लगेगी, ठीक है। और आपको भूमिका लिखनी कैसे है, ऐसा नहीं करना है। देखो अगर आपकी, देखो याद रखिएगा, अगर आप जब आप एग्जाम हॉल में बैठे, ठीक, क्या होगा, दो प्रकार के स्टूडेंट होंगे, एक वो जो बहुत तेज़ी से लिखना जानते हैं और एक वो जो बहुत स्लो लिख पाते हैं, ठीक। तो जो लोग तेज़ी से लिखना जानते हैं, यानी जिनकी स्पीड तेज़ है लिखने की, लेखन जो स्पीड है वो काफ़ी तेज़ है, तो वो क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, अपनी भूमिका रफ पेज पर लिख लें, ठीक। रफ पेज पर क्या बनाया जाता है, रफ पेज पर बनाया जाता है, आपको पता है। देखो जब हम आपको मुख्य विषय के बारे में जानकारी देंगे ना, तो हम उसमें समझाएंगे कि आप ड्राफ्ट कैसे बनाओगे। कोई ऐसे है तो उसका आप ड्राफ्ट कैसे बनाओगे, ये हम आपको समझाएंगे, ठीक। तो ये ड्राफ्ट कार्य होगा कहाँ, ये होगा रफ पर, ठीक। और रफ वाले पेज में आप जब ड्राफ्ट बना लोगे, ड्राफ्ट के बाद में आपको क्या करना होगा, रफ वाला पेज काट देना होगा, ठीक। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। और एक और चीज़ कि रफ वाले पेज में ही आप भूमिका को लिख करके देख सकते हैं, ठीक। कब, यदि आपकी स्पीड तेज है तो आप क्या कर सकते हैं कि भूमिका लिखिए एक बार और देख लीजिए यहाँ पर कोई मिस्टेक तो नहीं है, सारी मिस्टेक को करके आपने चेक, ठीक है। चेक करने के बाद में क्या करोगे, आप इसको कॉपी पर उतार दोगे जहाँ मुख्य जगह है वहाँ पर, ठीक है। ये तरीका अपनाया जा सकता है, लेकिन वो तब जब आपकी स्पीड तेज हो। जिनकी स्पीड स्लो है वो अगर ऐसी गलती करे तो इससे ये संभावना हो सकती है कि आपका ऐसे ही पूरा ना हो पाए, ठीक है। तो इन चीज़ों से आपको बच के रहना है थोड़ा सा, ठीक है। अपनी स्पीड के अनुसार कदम उठाना है। और जब आप लिखना सीख लेंगे, घर पर लिखेंगे समय लगा करके, तो आपको अपने आप अनुमान लग जाएगा कि आपकी जो स्पीड है वो कितनी आवश्यक है और कितनी आपकी स्पीड है और असल में आवश्यकता कितनी है, ठीक है। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, मान के चलिए हम सैटरडे को प्रयास करेंगे, यानी कि कल वीडियो आने की संभावना है, वो किस पर आएगी, वो आएगी मुख्य विषय पर। मुख्य विषय में जो कहते हैं कि फ्लो नहीं टूटना चाहिए, किस तरीके से जुड़ाव करना चाहिए, जुड़ाव रखना चाहिए, अगर ऐसे नहीं आ रहा है तो हम फैक्ट्स को कहाँ से सोचें, इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी करेंगे, ठीक है। और जो पेड वाला ग्रुप है, हम उसमें कुछ एक ऐसी क्लास लेकर के आएंगे, हम कुछ ऐसे फैक्ट्स लेकर के आएंगे कि ये मान के चलिए कि ऐसे में आने वाले 70 से 80% जो ऐसे आएंगे, उनमें जो हम फैक्ट देंगे आपको 10 दें, 12 दें, 15 दें, बहुत ज़्यादा नहीं निकल पा रहे हैं, अभी हमने 6 फैक्ट ऐसे निकाल लिए हैं। तो ये मान के चलिए आप चाहे कोई सा भी टॉपिक आए, आप उसमें इन फैक्ट्स को इंक्लूड कर ही सकते हो, ये संभावना पूरी है, ठीक है। आप जब हमने लिस्ट देख ली पूरी यूपीपीसीएस की प्रीवियस ईयर की, तो उसमें जब हम इनको इंक्लूड कर पा रहे हैं, तो आप यहाँ पर भी आने वाले भविष्य में भी आप उन कोटेशन को यूज कर सकते हो, ठीक है। इस पर हमारा काम चल रहा है, बहुत जल्दी पेड वाले ग्रुप में प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। थैंक यू सो मच।